हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे आ गया हूँ और नया टॉपिक मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन। बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे अच्छी बात यह है कि 11th में हमारे होम एग्जाम के साथ साथ IIT नीट में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। भाई, अगर हमने इस पेन को थोड़ा सा फोर्स दिया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, बट मूवमेंट के बाद क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुक गया? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। या कोई ऐसी चीज है जो कि रेस्ट में है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे आपने एक F फोर्स अप्लाई किया, बट आपने क्या देखा कि ये ब्लॉक मूवमेंट नहीं करता है। आपने किसी टेबल पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, बट टेबल में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स को किसी अदर फोर्स ने कैंसिल कर दिया। जिस फोर्स ने इसको कैंसिल किया वही फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन। या जैसे कि मैंने अपने पेन का एग्जाम्पल लिया था, मैंने इस बॉडी पे एक F फोर्स लगाया जिससे कि इसमें V वेलोसिटी आ गई, बट इस वेलोसिटी से ऐसा तो नहीं होगा ये अनंत तक चला जाएगा, ये मूवमेंट करता रहे। हमने किसी चीज़ को ऐसे धक्का दिया और वो बिल्कुल 50-100 किलोमीटर 500 किलोमीटर चली जाएगी, नहीं। हमने उसको मूवमेंट दिया तो वो यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आके फिर से रुक जाएगा। तो भाई, ऐसा क्या हुआ कि ये यहां पे रुक गया? भाई साहब चलने लगे थे, रुक क्यों गए? क्योंकि इनको किसी ने रोका है। वो फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में है तो भी एक फोर्स लगा जिसने इसको मोशन में जाने से रोक दिया। वो फोर्स कौन था? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसका मतलब हमने फोर्स इधर अप्लाई किया तो फ्रिक्शन कहाँ लगा होगा? भाई, किसी चीज को धक्का मारोगे तो उसको रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगेगा? आपके अपोजिट लगेगा, तभी तो रोक पाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, बट धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते 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 रुक गई। मीन्स जब फोर्स लगाया तो मोशन स्टार्ट हुआ, बट उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते होते रुक के क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे भी जब बॉडी थी, जिस समय ये मोशन में थी, उस समय भी इसमें फोर्स लग रहा था। वो भी फोर्स कैसा था? फ्रिक्शन फोर्स था, ठीक है। एक फ्रिक्शन रेस्ट में लगा और एक फ्रिक्शन मोशन में लगा। रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है इसको हम लोग Fs से डिनोट करते हैं। Fs मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब बॉडी मोशन में होती है तो इन द ड्यूरेशन ऑफ मोशन हियर एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Fk and Fk is called kinetic friction force. Fk is called kinetic friction force. It means एक बात तो मेरे पास क्लियर हो गई कि दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो बेसिकली अगर हमको फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम क्या कहेंगे? When a body is in motion or try to become in motion, अगर कोई बॉडी या तो मोशन में है या मोशन में आने की कोशिश कर रही है, इन दिस सिचुएशन देयर इज ए फोर्स एक्टिंग एट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन दीज बॉडीज व्हिच ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। मीन्स हमारे पास डेफिनेशन हुई कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर चलती है या चलने की कोशिश करती है, इस सिचुएशन में उस बॉडी पर एक
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है जो कि इसके मोशन का या मोशन में स्टार्ट होने का अपोज करता है। इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं और इस अपोज करने की टेंडेंसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? When an object is in rest, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्ट में, then the friction force acting at the object is static friction force, and when an object is in motion, then the friction force acted at the body is called kinetic friction force। अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सर। अब ये बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसका कितना वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये सब अब हमको जानना है। सेम ऐसे काइनेटिक के लिए हम लोग जानेंगे। प्रैक्टिकली आपको एक बात तो पता होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। महसूस किया होगा आपने, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप चलाने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है, और जैसे ही चलना स्टार्ट हो जाता है फोर्स की वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाती है, उसका फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। मींस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स फॉर द सेम बॉडी। ठीक है, अगर सेम बॉडी है तो। बच्चों, अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में हमको और थोड़ा सा डीप चर्चा करनी, मैंने कहा when a body is in rest, then the friction force acting at the body is static friction force। स्टूडेंट्स, आपसे कहा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए, जब कोई बॉडी स्टैटिक पोजीशन में होती है, रेस्ट में होती है, तो उसमें मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होता है, जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में, जिधर मोशन शुरू ना उधर लग रहा है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उस पर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इस बॉडी पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, F की वैल्यू 3 कर दूं तो 3 हो जाएगा। मींस कहने का सेंस ये है कि जब तक बॉडी मोशन में नहीं आती तब तक उस पर लगाया गया अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब आपको लगेगा कि कभी कभी लोग गलतफहमी पाल लेते हैं, लोगों को लगता है कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये बॉडी है और मैंने यहाँ एक फोर्स लगा दिया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। यहाँ भी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो बच्चों, जब यहाँ पे रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? F के बराबर है। बट यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो F के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। अगर ये थीटा एंगल पे लग रहा है तो F cos थीटा और F sin थीटा। बच्चों, ये बॉडी किधर जाना चाहेगी? सिंपल सी बात है, ये बॉडी हॉरिजॉन्टल में ऐसे जाना चाहेगी। जब ऐसे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट लगता है। इस सिचुएशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके बराबर होगा? F cos थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। अभी जब ये बॉडी मोशन में आ जाएगी तो कुछ और होगा। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो उस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हमको बता दीजिए। अरे तो भाई एक डायग्राम तो क्लियर है, क्या कोई भी बॉडी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है? उसका वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसका वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अच्छा, तो ये सर फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? अरे भाई, किसी बॉडी पर लगने वाले अगर सारे फोर्सेस को हम एक साथ शो कर दें उस बॉडी पे, तो इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऐसे रखा हो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो इसमें देखो दो फोर्स लगते हैं, एक तो mg, और तुमको पता है इस mg फोर्स की वजह से इसको नीचे आ जाना चाहिए, बट ये नीचे तो आता नहीं। इसका मतलब कोई फोर्स इसको बैलेंस करता है। वो फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो किससे लगेगा? फर्श से लगता है। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा याद रखना कि जो कांटेक्ट सरफेस होगी उससे हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमने समझ लिया। क्या समझा? कि अगर कोई बॉडी मोशन स्टार्ट करती है या मोशन में आने की कोशिश करती है तो उस बॉडी पर एक फोर्स लगता है जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है। इस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये फोर्स हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे लगता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के कहां लगता है? कांटेक्ट पे। ये नॉर्मल डायग्राम। बच्चों अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि सपोज कीजिए एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। इस बॉडी पर मैंने F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने की वजह से अभी सोचिए चल नहीं रही है, ठीक है, टेंडेंसी आ रही मोशन की। आपने F फोर्स लगाया, इसने चलना शुरू नहीं किया, तो इसकी और अर्थ या जो भी कांटेक्ट सरफेस है, टेबल कुछ भी हो सकती है नीचे वाली सरफेस, उसके कांटेक्ट सरफेस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। और इन रेस्ट, ठीक है, इन रेस्ट और इन गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब बच्चों जैसे जैसे आप F की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स उस समय 2 न्यूटन, आपने 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन। बट आपने देखा होगा जब आप किसी चीज पे पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। उस समय आपका फोर्स क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मतलब ये F मैक्सिमम है जब तक कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में रहेगी। इससे थोड़ा सा भी अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। इस मैक्सिमम फोर्स को, अभी तो बॉडी रेस्ट में, क्योंकि इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो मोशन में आएगी, तो जब ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी उस समय किसके बराबर होगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मली रेस्ट में किसके बराबर होता है?
अप्लाइड फोर्स के, तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, रेस्ट वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है बच्चों, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन मिल गई है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिख लेते हैं मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू या इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लॉज क्या है। मींस अब हमको यहां पे पढ़ना है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बच्चों, मीन्स कोई बॉडी किस पर हम कितना रेस्ट में अप्लाइड फोर्स कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास इसके 3 लॉ हैं। पहला, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली एट रफनेस और स्मूथनेस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। मतलब कोई बॉडी इतनी छोटी है, उतने ही मास की बॉडी इतनी बड़ी कर दो। लोग सोच रहे हैं इतना कैसे कर सकते हैं, भाई ये आयरन है, ये वुड है, क्या फर्क पड़ता है। ये सबसे कोई नहीं, ना एरिया से डिपेंड करता है उसके, इट डिपेंड्स ऑन ओनली स्मूथनेस और रफनेस। स्मूथनेस और रफनेस मतलब जो कांटेक्ट सरफेस है वो दोनों का कितना स्मूथ है या कितना रफ है। अगर रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। दूसरा, इसका लॉ ये कहता है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किस पर डिपेंड करता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया आपने तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है पहले समझ लेते हैं। जैसे यहां पे बात करूं मैं तो इसका वेट mg कहां लगता है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पे Fs किस पर डिपेंड करता है, n पर। n जितना ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं Fs इज इक्वल टू μs इंटू n, वेयर μs इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर्ड सरफेस। दोनों अलग अलग जो सरफेस है ना उन पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर एक बॉडी भी चेंज कर दोगे तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी फर्श के लिए आप कह दो इस बोर्ड के लिए फ्रिक्शन सेम है, नहीं, इस पे अगर मार्कर चलाएंगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ और है, इस पे ये क्लॉथ रब करेंगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कुछ और हो जाएगा। मीन्स वो
उन दो पेयर्स के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट फिक्स होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू गिवन पेयर सरफेस के लिए सेम रहती है। ठीक है बच्चों, थर्ड हमारे पास आता है, अच्छा थर्ड क्या आता है? थर्ड हमारे पास ये आता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर द मोशन। किसी बॉडी में मोशन अगर स्टार्ट होने वाला है, मीन्स अगर अप्लाइड फोर्स इधर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, अप्लाइड फोर्स बैक है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फ्रंट पे है। इस टाइप का होता है, तो ये हमेशा अपोजिट होता है। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूं, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, स्टैटिक हो गया और हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब क्या बात आती है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने बताया आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस एक फोर्स लगता है जो इसकी मोशन का हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट कहीं चल रहा हो, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाइए तो वो धीरे धीरे क्या होता है? रुक जाता है। रुक जाता है ना बच्चों। ये इस फ्रिक्शन फोर्स को Fk यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और Fk का फार्मूला भी म्यू के आर के बराबर होता है, म्यू के एन, जहां पर n क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वैसे ही मोशन में भी अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो n ऐसा बनेगा, तो Fk इज इक्वल टू क्या हो जाता है? म्यू के इंटू एन। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जब Fk हमने समझ लिया, अब हमको ये समझना चाहिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, वो ज्यादा होता है Fk से, मीन्स काइनेटिक से। क्यों? आपने महसूस किया होगा, आप किसी को धक्का देना चाहते हैं, उसको पुल करना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो पहले नहीं चलती, चलाते चलाते लगाते लगाते 2 न्यूटन 3 न्यूटन 10 न्यूटन 100 न्यूटन लगा दिया। अब 101 लगाते ही सपोज करो चलने लगी, मीन्स 100 न्यूटन उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया। जैसे ही चलना शुरू हो जाता है, फिर अगर आप कम फोर्स भी लगाइए तो भी वो चलती रहती है। मीन्स अगर 100 न्यूटन तक तो नहीं चली, बस 100.1 लगा दिया तो चलने लगी, तो 100 न्यूटन तो हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग, क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स हो गया फ्रिक्शन का। लेकिन 100.1 से जब चलने लगी ना बच्चों, अब चलने लगी तो हमने थोड़ा भी फोर्स लगाया तो आराम से जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चलना शुरू हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ये कम होता है, ठीक है। Fk इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से Fk की वैल्यू कम होती है। तो बच्चों, अगर मैं यहां पर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में ग्राफ खींचूं, मैं मान लो इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है? इस साइड फ्रिक्शन फोर्स, इस साइड कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब क्या है बच्चों? जैसे जैसे आप फोर्स, अप्लाइड फोर्स को देखो, यहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0, अप्लाइड फोर्स भी 0 पढ़ा है ना।
ओरिजिन पे एक्स वाई एक्सिस दोनों x, 0 y 0, 0 यहाँ पे ओरिजिन पे। बट जैसे जैसे आगे इधर बढ़ेंगे समझो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा x डायरेक्शन में, y में कौन है फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा ऊपर जाने पर। अब बच्चों जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। ये इस समय फ्रिक्शन क्या हो जाता है मैक्सिमम। अब अगर थोड़ा भी फोर्स और लगा देते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाती है, और मोशन में आते ही उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है। मींस यहां तक तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था स्टैटिक, यहां तक कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही मोशन में आ गया यहां पे कौन सा लगने लगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स Fk। तो Fk बराबर क्या आएगा म्यूकेन, यहां पर Fs, और Fs की वैल्यू उस समय अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। कब तक, जब तक बॉडी रेस्ट में, मतलब इस पोर्शन में बॉडी रेस्ट में है, यहां से यहां तक क्या है रेस्ट में है, और आगे क्या है मोशन स्टार्ट हो गया। तो जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, हम मान रहे हैं बच्चों की हॉरिजॉन्टल में लग रहा है फोर्स, अभी किसी एंगल पे मत मान के चलना, ठीक है। एंगल पे होगा तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ी सी कम होती है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक हमारे पास और टॉपिक है जिस पे हमको यहां ज्यादा डिस्कस करना है, ज्यादा ध्यान देना है। वो टॉपिक क्या है, वो है एंगल ऑफ रिपोज। वो टॉपिक हमारा कौन सा है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अच्छा रिपोज एंगल, ठीक है। ये रिपोज एंगल क्या होता है भाई, ऐसा है अगर मैं एक बुक ले लेता हूं, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इस बुक के ऊपर मैं एक कोई भी बॉक्स रख देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक चार्जर मिल गया मुझे, मैं ये रख लेता हूं, ये मैंने रख दिया। बच्चों जैसे जैसे इसको मैं हॉरिजॉन्टल से ऐसे टेढ़ा करता जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, अभी तो ये रेस्ट में है, बट मैंने जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा एंगल दिया, ये क्या हो गया देखो, पहले ये रेस्ट में है, एक लिमिट से ज्यादा एंगल देने पे क्या हो गया, ओ स्लिप कर गया, फिसलने लगा। मींस जब तक मैं इसको थोड़ा सा झुका रहा था ये रेस्ट में था, उस समय ये चलना चाह रहा था। अगर स्मूथ होता भी यहाँ पे ऑयलिंग कर दें तो ये हो सकता है तभी चलने लगे, तो तब तक इसमें कौन सा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बट एक लिमिटेड एंगल के बाद इसमें कौन सा आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस एंगल को जिस समय स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली होती है उसको एंगल को हम लोग क्या कहते हैं रिपोज एंगल। मींस अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हम धीरे धीरे ऊपर उठाएं तो एक एंगल ऐसा मिलता है, इस सरफेस का एक एंगल ऐसा मिलता है जिस एंगल पर, ठीक है, ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट जस्ट मूविंग कंडीशन में आ जाता है। क्या हो जाता है जस्ट मूविंग कंडीशन में, ठीक है, रेडी टू मूव, बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आपने 0.1 डिग्री भी ऊपर उठाया है खटाक से नीचे, जैसे वहां पे दिख रहा था अभी, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल। दिस इज रिटन एज थीटा। स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिपोज एंगल इन द टर्म ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट। मीन्स
वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एस एंड थीटा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और थीटा में हमको रिलेशन यहां डिराइव करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसका जो वेट होगा वो हमेशा किधर जाएगा? भाई वेट तो किसी भी बॉडी का हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बिना इसके काम आपका नहीं चलेगा। बच्चों अभी हमको यहाँ पे कुछ और भी समझाना, इसलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो। ये हमने बना दिया, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसका वेट mg कहां लग रहा है? जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं कुछ नहीं बनाता हूं, नॉर्मल एक बॉडी रखता हूं mg, ठीक है। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसका मतलब जब सीधे ऑब्जेक्ट होता था ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, यहां पे परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के बच्चों कौन सा है? ये। इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा? ये। अरे देखो ना बच्चों, ये कॉन्टैक्ट है, मींस ऐसा समझो ये प्लेन है ऐसा। अब इस पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ना, देखो बुक पे परपेंडिकुलर रखा किया, अब ऐसे बुक झुकी होगी तो परपेंडिकुलर इस साइड दिख रहा। वेरी गुड, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, मींस ये 90 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हो गया n, ठीक है। जब ये ऐसी सिचुएशन में है, जस्ट मूविंग सिचुएशन, मीन्स इसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स इस समय इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। मीन्स कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होने वाला है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट आना कहां चाह रहा है? नीचे की तरफ। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चाह रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? बैक साइड। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन लग गया एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग मैक्सिमम की सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद मोशन स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पे mg को रिजॉल्व कर लीजिए। कैसे रिजॉल्व करेंगे बच्चों? अगर इस एंगल को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल बच्चों थीटा बनता है, ये वाला। कई लोगों को लगा कैसे बन गया, तो आओ देख लेते हैं। ये थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा बनेगा? देखो ना, अगर ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये एंगल हमेशा 90 बनेगा। वेट हमेशा अर्थ पर कैसा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो जब ये 90 बनेगा तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। अब आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल को अगर मैं जूम कर दूं, कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी, इस पॉइंट को दे दिया ई। ए डी ई ट्रायंगल को जरा जूम करके देखो बच्चों, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ये ई दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। ये ए दिख रहा और ये 90 माइनस थीटा दिख रहा। देखो ना, ये दिख रहा। हाँ सर दिख तो रहा है। अरे भैया अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी तो 90 माइनस थीटा। ये तो पता है क्रॉस बनना ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये क्या है? जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ए क्या बचेगा? a प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। ये इससे कैंसिल है, इज इक्वल टू थीटा। ओह हाँ सर, ये एंगल थीटा होगा, मैं समझ चुका हूं। समझ गए ना बच्चों?
अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बोर्ड में, बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा इन पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए mg इधर है तो mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या जाएगा, mg cos थीटा। आपको पता है ना, जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ता है उसमें कॉस जाता है हमेशा, याद रखिए, ठीक है। और इधर कौन सा जाएगा, mg sin थीटा। तो बच्चों जब ये रेस्ट में है, जब ये रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो क्या हम लिख सकते हैं कि जब रेस्ट में है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। अब नेट फोर्स जीरो लगने का मतलब ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स सब बराबर होने चाहिए, तभी तो जीरो लगेगा। अब इस पर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, इधर वाला, उधर वाला सब आपस में क्या है, एक दूसरे के, इधर वाला इधर के बराबर कैंसिल कर रहा, ऊपर वाला नीचे के बराबर कैंसिल कर रहा, तब तो जीरो, तब तो रेस्ट में। तो रेस्ट में होने का मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स सारे इक्वल। तो n किसके बराबर हो गया, n हो गया mg cos थीटा के, ठीक है। अच्छा, और fs किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के। क्यों, क्योंकि इधर का फोर्स इसके बराबर, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर हवा में जाएगी ना अंदर घुसने वाली है, ना तो ये नीचे आ रही अभी ना ये ऊपर जा रही, मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, इसलिए ये सब बराबर हो गए। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं 2 में 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमें क्या मिलने वाला है, fs अपान n इज इक्वल टू mg sin थीटा अपान mg cos थीटा, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि जो fs है इसकी वैल्यू μs इंटू n के बराबर होती, पता है ना, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स μs इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू μs इंटू n। वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या बचेगा, μs इंटू n अपान n इज इक्वल टू tan थीटा, n से n कैंसिल, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, μs, ठीक है बच्चों। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर रिपोज एंगल से ज्यादा एंगल पर कभी भी आपने इसको क्या कर दिया, इंक्लिनेशन दे दिया, तो बॉडी हमेशा स्लिप कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हो गया। एक रिपोज एंगल इन मोशन भी होता है, ठीक है, रिपोज एंगल इन मोशन, वो क्या होता है, एक ऐसा एंगल, जैसे हमने कहा रिपोज एंगल से ज्यादा अगर हम एंगल दे देंगे तो वो बॉडी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। तो जब मोशन में आ गई बॉडी, लेकिन मोशन में आने पर बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, मीन्स आपने ऊपर थोड़ा उठाया रिपोज से तो बॉडी की स्लिपिंग तो स्टार्ट हो गई, बट आप एक ऐसा एंगल बना दीजिए कि स्लिपिंग होते हुए भी उसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। जब वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी इस सिचुएशन में, ठीक है, म्यू के बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा के, इसको बोलते हैं रिपोज एंगल ऑफ काइनेटिक। उस समय का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट, वो म्यू के बराबर tan थीटा के हो जाता है। ये कब का है, जब रिपोज एंगल इन मोशन होगा, ठीक है बच्चों। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट से, आप अपने आप इसको कर लीजिए। अब बच्चों इसके बाद हमको यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स समझ गए, ये समझ गए। अब हमको यहाँ पे एक रोलिंग फ्रिक्शन भी तो आपने देखा होगा, जनरल लाइफ में आपने महसूस किया होगा। रोलिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? अरे देखा नहीं? आपके यहाँ गाड़ी है, साइकिल है, बाइक है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, जो भी है, आपने देखा होगा कि उसके पहिए तो ऐसे ऐसे मोशन करते हैं ना। तो उन टायर्स और रोड के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अच्छा, लेकिन एक सोचने वाली बात होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन लगता क्यों है? भाई जब कोई टायर या कोई भी ये व्हील है, कोई व्हील अर्थ पर चलता है तो क्या वो अर्थ पे फिसलता है? नहीं फिसलता, तो सरता है जब हम ब्रेक मारते हैं फिसल जाता है। अच्छा, तो जब ये इसमें फिसलता नहीं है तो व्हील और अर्थ में, या व्हील और नीचे के ऑब्जेक्ट जो भी है, टेबल पे भी चल सकती गाड़ी छोटी बच्चों वाली, तो व्हील और अर्थ में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता आपस में, उसके ऊपर फिसलती नहीं है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कैसे हो गया? तो ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कैसे हो गया? तो इसको अगर समझना है तो आप दो चीजें समझिए। अगर व्हील के टायर में हवा कम कर दें तो क्या हो जाएगा? तो सर ये टायर ऐसा दिखेगा, वो ज्यादा मैंने बना दिया, ऐसा नहीं पूरा, तो व्हील कुछ ऐसा दिखेगा। टायर में हवा कम होने पे नीचे का हिस्सा फ्लैट हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा अगर इस रोड पे, ठीक है, जो रोड हमारी है, मान लेते हैं कि टायर में हवा खूब भरी हुई टाइट, ठीक है, बट रोड मान लीजिए कि हार्ड ना हो। हार्ड ना हो मीन्स कच्ची सड़क समझ लो, जैसे कीचड़ वीचड़ वाली, थोड़ा सा जहां पे मड है, तो वहां पे अगर एक व्हील पहुंचता है तो कैसी सिचुएशन होती है? अरे सर वहां की सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो जाती है ना, वहां पे व्हील थोड़ा सा अंदर धस जाता है ना बच्चों। अच्छा, यही दो चीजें रीजन है किसकी? रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। एक डेंटिंग ऑफ रोड, डेंटिंग इन रोड। डेंट मतलब समझते हो? जैसे फल हो, कोई भी कह सकते हो, कोई भी फ्रूट है, उसको आपने चाकू से ऐसे छील दिया, एक तरफ से डेंट कर दिया, कट कर लिया। एप्पल का साइन देखा ना सबने? एप्पल, उसमें जो कटा हुआ पार्ट होता है आईफोन का, देखा होगा एप्पल में कटा हुआ, उसको डेंट बोलते हैं, उतना थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट। डेंटिंग इन रोड, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं फ्लैट। हाँ, तो रोलिंग फ्रिक्शन मैंने बताया कि दो चीजों पर बेसिक डिपेंड करता है। वन इज द फ्लैटनिंग इन टायर्स एंड अदर इज द डेंटिंग इन द रोड। बच्चों फ्लैटनिंग से क्या होता है? होता क्या है कि जब ये टायर आगे बढ़ेगा, चूंकि ये व्हील है आपको पता है, अब व्हील हमने बताया कि इस पे फिसलता तो है, रोल करता है, मीन्स रिलेटिव मोशन इस व्हील और इस सड़क में नहीं होता। बट होता क्या है कि जो फ्लैटनिंग जनरेट हो जाती है ना, तो जब ये आगे बढ़ता है तो इस फ्लैटनिंग की वजह से आगे चलने में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। भाई हर बार इस टायर पे उसको चढ़ना पड़ेगा। आपने महसूस किया होगा कभी न कभी आपकी साइकिल में हवा कम हो गई होगी या बाइक में, तो उसको आपको घसीटना पड़ा होगा, तो आपको महसूस हो गया होगा कि फ्लैटनिंग से कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाती है और हमको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, डेंटिंग इन द रोड। डेंटिंग मीन्स नीचे जाना, थोड़ा सा रोड से क्या हो जाता है, नीचे दब गया ये।
अब देखिए जब ये इस पे जाएगा तो क्या करेगा, इस रोड के ऊपर उसको चढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब रोड पे वो जब चढ़ेगा और या तो क्या करेगा, आगे वाली रोड को भी नीचे की तरफ प्रेस करेगा, दबाएगा। तो अब यहाँ पे डेंटिंग जनरेट होगी, फिर यहाँ पे ऐसे डेंटिंग जनरेट करते हुए आगे बढ़ेगा। इन दो बेसिक रीजन की वजह से एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। डेंटिंग इन द रोड में भी आपने कई बार इसको महसूस किया होगा। कभी आप ऐसी सड़क पे गए हो जहाँ कच्ची मिट्टी हो और बारिश हुई हल्की हल्की, अब वहाँ पे क्या होता है, जब आप चलते हैं तो रोड दबती है, थोड़ा सा कह सकते हो बालू टाइप की सड़क पे तो दबती है, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्यों, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब बच्चों मेन जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसको हम लोग FR से लिखते हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन के बढ़ने पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स याद रखना बढ़ता है रेडियस के कम होने पर। इसका मतलब अगर जो सर्कुलर पार्ट है इसकी रेडियस को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें। अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रेडियस को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जिन पे हैवी लोड लादा जाता है, वो सारी जिन पे हैवी लोडिंग करनी है उन सब की रेडियस हम बड़ी रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। बच्चों इस फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला रोलिंग फ्रिक्शन का μr इंटू n होता है, जहां पर μr को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्लिपिंग फ्रिक्शन से काफी कम होता है। अच्छा सर कैसे, अरे भैया ध्यान नहीं दिया, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं स्लिपिंग में। ज्यादा तेज ब्रेक लगाते हैं ना, देखा होगा गाड़ी फिसलती है रोड पे, जब फिसलती है तो रुक जाती है, क्यों, अगर टायर घूमता रहे तो क्या उतनी जल्दी रुक सकती, जितनी जल्दी फिसलने से रुकती नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि टायर के घूमने को रोकते हैं हम, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्लिपिंग फ्रिक्शन में, और गाड़ी को रोक देते हैं। तो याद रखिएगा स्लिपिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। यही वजह है कि गाड़ियों के टायर जो होते हैं वो इस टाइप से बनाए जाते हैं, व्हील जो होते हैं वो कुछ ऐसे रिंग शेप में इस टाइप से आपको दिखते हैं, बाकी वो स्पोक से जुड़े होते हैं। तो इसका क्या रीजन हुआ, क्योंकि हमको रोलिंग फ्रिक्शन चाहिए। अगर हम टायर्स का साइज ऐसा कर देते तो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं स्लिपिंग मिलता, और स्लिपिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है रोलिंग से, और हम तो कम काम करना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, टेबल्स को खींचना कितना टफ है, बट जिन टेबल्स के नीचे व्हील लगे होते हैं उनको खींचना इजी है। क्यों, क्योंकि उनमें रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। इसीलिए जहां जहां पे रोटेशन ज्यादा होना होता है वहां पे हम रोलिंग फ्रिक्शन बना लेते हैं।